हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 4 मई 2023 और 4 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जी के करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए हम लोग सभी प्रश्नों का जो है राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था आज की शिफ्ट से, थर्ड शिफ्ट से, कि मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, या फिर इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछा गया होगा कि मल्लिका साराभाई को 2010 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों पद्म भूषण आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा और यही राइट आंसर होगा। ठीक है, और यदि ऐसे पूछे थे कि मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण कब दिया गया, तब आपके राइट आंसर होगा 2010 ईस्वी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था कि एक पूरा नाम पूछा गया था, फुल नेम शायद पूछा गया था, जीवीए करके। तो देखिए ये जीवीए पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धित या फिर सकल मूल्य संवर्धन, इसी को कह सकते हैं। ठीक है, ये है आपका जीवीए का पूरा नाम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला आपसे प्रश्न एक पूछा गया था कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की जो लंबाई होती है वह 13.40, यानी 13 आप इसको 4 भी कर सकते हैं, 13.4 मीटर यानी 44 फीट में होती है। ठीक है, 44 फीट में होती है। अब देखिए सिंगल्स और डबल्स का बनाया जाता है, या सिंगल कोर्ट और डबल कोर्ट होता है इसमें। वहीं कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल के लिए 5.18 मीटर होती है। ठीक है, जब सिंगल कोर्ट की चौड़ाई के लिए पूछा जाएगा तब 5.18 यानी 17 फीट, और डबल कोर्ट के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट होती है। तो देखिए इसमें लंबाई पूछी गई थी, तो लंबाई में आपका ऑप्शन में हो सकता है 13.4 मीटर दिया हो, तो 13.4 मीटर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस फीट में होगा तो 44 फीट आपका राइट आंसर होगा। ये चौड़ाई पूछी जाएगी तो 5.18 मीटर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि शायद पूछी गई थी कि ऋण की अवधि कितनी होती है। तो ध्यान रखना, इसमें 5 वर्ष की ऋण की अवधि होती है। जो सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना है इसमें 5 वर्ष की ऋण अवधि होती है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक प्रश्न किसी भैया ने बताया है कि पूछा गया था कि शिंजो आबे कहां के प्रधानमंत्री थे। देखिए जो शिंजो आबे हैं ये 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और ये जो है लोकतांत्रिक दल यानी एलडीपी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही माध्यम से पता होते हैं। ठीक है, कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को बताने का राइट आंसर, जैसे कोई भी प्रश्न हो तो उसको सही आंसर बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रश्न भूल जाने के कारण या फिर उनको सही प्रश्न न पता होने के कारण वो प्रश्नों को जैसे ही उनको याद है वैसे बताते हैं। तो उस प्रश्न को हम चेक करके सही से उसका राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका सही प्रश्न हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि उसका राइट आंसर आपको बताया जा सके। ठीक है, देखिए 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं, बाकी सभी सही प्रश्न रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका एक आपसे नृत्य आज पूछा गया था कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो आप ध्यान रखेंगे जो नाटी लोक नृत्य आज आपसे पूछा गया था यह हिमाचल प्रदेश का था। ठीक है, नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित था, तो हिमाचल प्रदेश आपके ऑप्शन में भी था। अब देखिए कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनको हम सभी को देखना है। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हो उनको जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी इनको बहुत पूछती है। देखिए असम का लोक नृत्य है, एक है बिहू, एक है त्रसिया और एक है बिछुआ और नटपूजा। ये चारों असम के हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और पूछे जाएंगे 100% अभी नेक्स्ट शिफ्ट में। अगला है अरुणाचल प्रदेश का, देखिए एक है मुकोटा और एक है युद्ध नृत्य, ये दोनों पूछे जाते हैं। तीसरा देखिए कौन सा है, तीसरा है आपका कर्नाटक का। कर्नाटक का एक यक्षगान है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कर्नाटक एक यक्षगान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुजरात का, गुजरात का एक लोक नृत्य है डांडिया रास और कौन सा गरबा और टिप्पानी। गुजरात का एक डांडिया रास है, एक गरबा है और एक टिप्पानी, ये तीनों लोक नृत्य जो हैं हमेशा गुजरात से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु राज्य है जिसका कुंभी, कोलाटम और भरतनाट्यम, ये तीनों जो हैं कुंभी, कोलाटम, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। अब देखिए पंजाब के कुछ लोक नृत्य हैं, एक है भाखड़ा और एक है गिद्दा। भाखड़ा गिद्दा जो है ये पंजाब के लोक नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और एक है केरल का, देखिए केरल के कुछ प्रमुख हैं जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि यह केरल का लोक नृत्य है, लेकिन कथकली शास्त्रीय नृत्य और मोहिनीअट्टम है। और नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने प्रमुख ऐसे लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एसएससी इनको हमेशा पूछती रहती है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। तो देखिए जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार सबसे अधिक जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की रही है। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर थी, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो है लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी थी, या फिर देखिए और चीजें जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता दर रही है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की रही है या फिर केंद्र शासित प्रदेश की रही है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है, या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जरूर देख के जाएंगे। और एक केरल का है जो साक्षरता दर है, इसको एक बार जरूर देख के जाएंगे सभी लोग, ठीक है। इतनी चीज़ों को 2011 की जनगणना के अनुसार सभी को देख के जाना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में आपके पूछा गया था एक प्रश्न कि नकारात्मक जनसंख्या दर्ज जो है जनसंख्या कब दर्ज की गई थी। देखिए एक जो होती है नकारात्मक जनसंख्या होती है, यह कब दर्ज की गई थी, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। यह 1911 से लेकर 1921 के बीच में दर्ज की गई थी, और ये आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर है। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखते हैं। 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, क्योंकि वर्ष 1921 को वर्ष जनसंख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था आज के हिसाब से कि क्रिस जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो देखिए क्रिस जनगणना भी होती है, ठीक है। तो ये जो क्रिस जनगणना है यह प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, ठीक है। क्रिस जनगणना प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, फिर प्रति 5 वर्ष के बाद की जाती है। नेक्स्ट आपसे देखिए एक बुक के बारे में फिर से आज पूछी गई थी शिफ्ट में। प्रत्येक शिफ्टों में बुक से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आत्मकथा से रिलेटेड। तो देखिए R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है। तो देखिए उसमें एक ऑप्शन आपको शायद दिया गया था कि द डार्क रूम करके दिया था, ठीक है। द डार्क रूम करके दिया था। यदि द डार्क रूम आपके ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर है। और देखिए R.K. नारायण की कुछ और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। यदि आपके ऑप्शन में द डार्क रूम नहीं है तब देखिए जैसे है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर वेटिंग, और एक फॉर द महात्मा, ठीक है। और एक है द गाइड, एक है द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, और एक है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, और एक है और इनकी अ हॉर्स एंड गुड्स। ये सभी इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में जहां तक है कि द डार्क रूम दिया गया था, ठीक है। तो ये द डार्क रूम था तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, और वो नहीं था तो देखिए इनमें से कोई एक जरूर दिया गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया था विभाजन से एक प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है सन 1905 ईस्वी में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन के शासन में या फिर लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 में हुआ था। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है कि पंडित किशन महाराज किससे संबंधित हैं। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा कि जो पंडित किशन महाराज थे ये तबला वादक थे, ठीक है। अर्थात ये तबला से संबंधित हुए, और तबला आपके ऑप्शन में भी याद दिया गया था, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो प्रमुख वादक हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है आपके प्रत्येक शिफ्ट में, इसलिए एक नज़र में जितने भी तबला वादक हुए, शहनाई वादक हुए, या फिर जो जितने भी चीज़ें हैं इनसे संबंधित एक बार प्रश्न आप जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट आपसे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय तूफान आया था उसका नाम क्या था। तो देखिए जो अभी पश्चिम बंगाल में एक स्थानीय तूफान आया था तो इसका या तो आपके ऑप्शन में एक नाम दिया होगा काल वैसाखी करके, ठीक है। काल वैसाखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि काल वैसाखी नहीं दिया है तब देखिए आसनी करके एक नाम दिया होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय तूफान भी आया था उसका या तो नाम आपको काल वैसाखी दिया गया होगा या फिर आसनी करके दिया होगा। तो जो भी इनमें दोनों में दिया गया था वो दोनों आपका राइट आंसर है। जो दिया गया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है ये किस भाग में है। तो देखिए जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में रखे गए हैं, और यह अनुच्छेद 36 यानी आर्टिकल 36 लेकर 51 तक हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए यही हो जाएगा, भाग 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रत्येक शिफ्टों में अनुच्छेद यानी संविधान से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 300 प्लस तक सभी से एक प्रश्न जरूर बन रहा है, और अभी तक जिनको भी रिवीजन करना है हम
एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने एकदम सरल से सरल शब्दों में कम से कम समय में ओनली 30 मिनट में आपको सभी अनुच्छेदों को समझाने का प्रयास किया है। और हम वादा करते हैं कि आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो सभी अनुच्छेदों को जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दे दिया है कि सभी प्रमुख अनुच्छेद उसका लिंक दिया है। जब उस लिंक पर आप टाइप करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि संविधान से संबंधित यानी अनुच्छेद से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि दोहरी शासन नीति प्रणाली कब शुरू हुई। तो देखिए ये जो दोहरी शासन नीति प्रणाली है यह भारत में, देखिए ये कंफर्म नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। इसका दो आंसर है, हम दोनों को आपको बताते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया गया था उसको आप राइट आंसर मानेंगे। देखिए भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे 1772 तक जारी रखा। देखिए एक तो हो गया कि दोहरी शासन नीति प्रणाली कब 1765 में शुरू हुआ और 1772 तक, ये था बंगाल का द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। और किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखिए एक और बताया जा रहा है कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखिए दो द्वैध शासन मिल रहे हैं, एक है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया था तब द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, यह था तो 1919, और एक है जो 1765 से लेकर 72 तक बताया जाए। लेकिन दोस्तों हमको जहां तक राइट ऑप्शन आपका ये वाला लग रहा है, ठीक है। यदि ये आपके ऑप्शन में नहीं था तब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर दे सकते हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है तो आप हमको इसका ऑप्शन बताने का प्रयास करें जिससे कि इसका आपको राइट आंसर बताया जा सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है यह चोल वंश के शासनकाल में और राजा राज चोल ने बनवाया था। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको चोल वंश में राजा राज चोल ने बनवाया था, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कब बनवाया गया था, ध्यान रखना 1003 से 1010 ईस्वी तक ये बना था। चोल शासक प्रथम राजा चोल ने इसको बनवाया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि वज्र संघ की राजधानी क्या थी। वज्र जो थी उसकी संघ की राजधानी पूछा था, तो इसको तो सभी को पता है, वैशाली हो जाएगी, ठीक है। जितने भी अपन एग्जाम दिए सभी को ये पता होगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, ठीक है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अभी सेकंड शिफ्ट में हमने सभी जो है प्रमुख युद्धों को सॉल्व करा दिया था। और देखिए अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए अभी इसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो आएगी जिसमें सभी शिफ्टों को हम एकदम एक एक प्रश्नों का विस्तार से वहां पर वर्णन करेंगे। और अब नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर अगले दिन आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी टॉपिक से, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए और जो अभी वीडियो अपलोड होगी ऑल शिफ्ट वाली उसको सभी को देखना है एक बार। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नेशनल वाटर वे टू किस नदी पर स्थित है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर घोषित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अब देखिए एक बायोलॉजी का प्रश्न मिला है कि वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें तो पहले दो ऑप्शन है। सबसे पहले जो पादपों से ग्रहण करते हैं तो एक तो ये हो जाएंगे शाकाहारी जंतु होंगे, ठीक है, पादपों मतलब पेड़ पौधों से। और दूसरा चीज ये प्रथम वर्ग के कहलाएंगे, ठीक है, प्रथम वर्ग कहलाएंगे जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए या तो अगर वर्ग दिया गया है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तब तो प्राथमिक वर्ग आपका राइट आंसर है, एकदम एक्यूरेट है। और यदि वर्ग नहीं पूछा था या शाकाहारी मांसाहारी करके पूछा था तब आप ध्यान रखना शाकाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न हमको मिल सके थे सभी प्रश्नों का हमने एनालिसिस कराया है। देखिए यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका राइट प्रश्न आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी देखिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हम जब एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें अब इसी के बेस पर अगले दिन आपसे क्या प्रश्न बना गया या फिर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी ऑल शिफ्ट की वीडियो अपलोड हो रही है, वहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट से लेकर कोई भी डाउट हो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम से कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी एग्जाम आप दें, किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए या फिर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर करो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने प्रश्नों को भेजिए, आपको 1 घंटे के अंदर उसका राइट आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।